नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। जो हमें रीड पात्रता के लिए जो टास्क टेस्ट सीरीज चल रही है रीड कलाम की, वो देख रहे थे। पहला टेस्ट पूरा देख लिया, दूसरे में एक क्लास देख ली मनोविज्ञान की, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। आज हम अगले जो है 28 क्वेश्चन देखेंगे, जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो जो भी स्टूडेंट जो नए जुड़े चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे कहने पर जो भी देख रहा है नया स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें। मैंने खुद ने 2021 में ही बीएड करके 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं और फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं और मैंने थर्ड ग्रेड भी एग्जाम क्लियर किया फाइनल, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट भी क्लियर किया है। तो मेरे कहने पर आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है पार्ट 2 है, माइनर टेस्ट 2 का, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है कि मनोवैज्ञानिक एडविन गुथरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहला इन्होंने सीखने के सामीप्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल सही बात है। तो इससे सीखने का मतलब अधिगम का, ठीक है, सीखना मतलब अधिगम। तो अधिगम का सामीप्यता सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन गुथरी ने दिया। फिर यह सिद्धांत क्या कहता है कि गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन पर जो है आधार नहीं है, अपितु क्या समीपता के आधार पर होता है। मतलब गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य जो है पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता, किसके आधार पर होता है? समीपता के आधार पर। मतलब सीखने के लिए समीपता जरूरी है अनुक्रिया और उद्दीपक में, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। पूछा यहां पर है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य ना तो एक है ना ही दो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो ऊपर यहाँ लेवल 1 जरूर लिखा है, लेकिन जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो साइकोलॉजी के और लैंग्वेज के, वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो है समान होते हैं, इसलिए जो है पेपर लेवल 1 का, लेकिन यही क्वेश्चन जो है लेवल 2 में आए हुए हैं, ठीक है। और जो अदर क्वेश्चन होते हैं ना, 60 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के होते हैं, एसएसटी वालों के एसएसटी के होते हैं, और लेवल 1 वालों के जो है मैथ और पर्यावरण के होते हैं, वो भी अलग से कराऊंगा जैसे पेपर 1 में करवाया था। तो अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजी पर कोहलर के प्रयोग ने क्या प्रदर्शित किया? तो सबसे पहली बात, तो कोहलर ने प्रयोग किस पर किया? तो चिंपैंजी पर। तो ये ध्यान रखना। और इस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। कोहलर जो है ये गेस्टल्टवादी वैज्ञानिक था। क्या था? गेस्टल्टवादी वैज्ञानिक। गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। कौन सा वैज्ञानिक था? गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक था, ठीक है। और इसने जो है सूझ का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। किसने? सूझ का सिद्धांत। इनके साथ जो है वर्धीमन नाम का भी एक मनोवैज्ञानिक था। तो सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया? जो है किसने दिया? कोहलर ने। और इसी सिद्धांत को कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत दिया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो है कोई भी जो मनुष्य या पशु जो भी है, मतलब सीखना जो होता है वो अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? अंतर्दृष्टि के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सीखना किसके माध्यम से होता है? अंतर्दृष्टि के माध्यम से। ये एक देखो एसआर एसोसिएशन के माध्यम से सीखना। एसआर जो है ये किसने दी थी थ्योरी? ये दी थी थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। एसआर थ्योरी किसने दी? थार्नडाइक ने। अवलोकन और अनुकरण दोनों के माध्यम से सीखने की थ्योरी दी थी आपकी किसने? जो है आपकी बांडुरा ने। किसने? बांडुरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बांडुरा ने कहा कि अनुकरण और अवलोकन से सीखता है। तो ध्यान रखना, चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया, और ये उनका कहना था कि कोई भी जो है व्यक्ति या मनुष्य या पशु जो भी होता है, वो जो अधिगम होता है ना, वो अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31वां क्वेश्चन तो देखो आप सब कर सकते हो कि एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। देखो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से ये मान लो कि 2 से 3 तो आपकी जो है परिभाषाएं आ जाती है कि किसने क्या कहा, ठीक है। और कम से कम आप ये मान के चलो 3 से लेकर 5 तक, हो सकता है कई बार ज्यादा भी, जो है आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंस से ही पता कर लोगे। पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस से उत्तर पता कर लोगे कि क्या उत्तर हो सकता है, भले ही आपने पढ़ा नहीं हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे? तो देखो प्रभाव का नियम का बिल्कुल करेंगे, साहचर्य परिवर्तन का बिल्कुल करेंगे, आत्मीकरण का बिल्कुल करेंगे। प्रलोभन थोड़ी देंगे किसी चीज का, प्रलोभन का नियम थोड़ी ना होता है। ये तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा होगा? प्रलोभन का नियम। प्रभाव का नियम, और एक अपन ने कल पढ़ लिया, कल वाली क्लास नहीं देखी तो देखें, तत्परता का नियम, और एक होता है आपका जो है अभ्यास का नियम। ये 3 जो है थार्नडाइक के मुख्य नियमों में आते हैं। कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो कौन से का प्रयोग नहीं करेंगे आप? प्रलोभन के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोलमैन के सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे आप, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले देखो, टोलमैन ने जो सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं चिन्ह गेस्टल्टवाद सिद्धांत। कौन सा? चिन्ह गेस्टल्टवाद सिद्धांत, गेस्टल्टवाद सिद्धांत। ठीक है, ये वैसे तो आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, वरना कैसे याद रख सकते हो? टोलमैन, टोलमैन मतलब जो टोल प्लाजा होता है ना आपका हाईवे पर, उस पर बहुत सारे क्या बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं कि इधर ये लेन है, इधर ये लेन है, तो उससे ध्यान रखना। टोलमैन का सिद्धांत कहलाता है चिन्ह गेस्टल्टवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब जो है इसके सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम जो है चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला कि ये अव्यक्त अधिगम को महत्वपूर्ण मानता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और अव्यक्त अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या कहते हैं? लेटेंट लर्निंग। क्वेश्चन आया हुआ है और वापस आ सकता है कि लेटेंट लर्निंग जो है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आया था कि लेटेंट लर्निंग किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ध्यान रखना टोलमैन के चिन्ह सिद्धांत से संबंधित है। क्या? लेटेंट लर्निंग। और इसको हिंदी में कहते हैं अव्यक्त अधिगम। तो अव्यक्त अधिगम किससे संबंधित है? टोलमैन के चिन्ह सिद्धांत से संबंधित है। फिर ये मध्यवर्ती चरों को अधिगम में सहायक नहीं मानता, ये गलत है। ये क्या करता है? मध्यवर्ती चरों को अधिगम में सहायक मानता है। कैसे? देखो, सहायक मानना नहीं मानना और मध्यवर्ती चर क्या होते हैं? जैसे मान लो कि आप जो है किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, तो बीच के जो स्टेप होते हैं ना, कि मान लो कि आप जो है किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, आप ये बुक पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, यानी जो मध्यवर्ती चर होते हैं ना, बीच में आप क्या क्या कर रहे हो, तो वो क्या महत्वपूर्ण होते हैं या नहीं होते? तो जो टोलमैन है उसमें ना क्या है, उनको महत्वपूर्ण मानना है, बिना उनके आप जो सीख नहीं सकते। तो मध्यवर्तियों को सहायक नहीं मानता, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर ये व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ये व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है। वैसे ये संज्ञानात्मकवादी वैज्ञानिक थे टोलमैन। ठीक है, ये चिन्ह गेस्टल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है, ऊपर बात कर चुके हैं अपन। तो पूछा था असत्य कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा उत्तर, कि असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये मध्यवर्ती चरों को अधिगम में सहायक मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है शेपिंग व चेनिंग का संबंध किससे है? सबसे पहले अपन बात करें, कल अपन ने एक बात की थी चेन लर्निंग। क्या बात की थी? चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। और चेन लर्निंग के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो ये जो है गेने द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? चेन लर्निंग किससे संबंधित है? गेने, रॉबर्ट गेने द्वारा। लेकिन ये देखो चेनिंग नाम आ रहा है, ये अलग चीज है। ठीक है, शेपिंग और जो चेनिंग है वो आपकी क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उससे संबंधित है। अब बताओ शेपिंग क्या होती है? शेपिंग क्या होती है? देखो, शेपिंग होती है आपकी जो आपके मतलब कोई भी आप व्यवहार कर रहे हो, जो अपेक्षित व्यवहार है आपका, उसके निकट की सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना। ठीक है, शेपिंग क्या होती है? निकट की सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना, सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना, पुनर्बलित करना। शेपिंग मतलब किसी चीज को शेप देना। ठीक है, आप मान लो कि सीख रहे हो, आप एक जो है कुछ व्यवहार करना चाहते हो, या वैसे ही मान लो कि आप जो है क्या कर रहे हो कि आप जो है एग्जाम में टॉप आना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो जो है आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए आपके आसपास का वातावरण, आपका रूम, आपके खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था करना, ये सारी चीजें जो आसपास की जो निकट के सभी अनुक्रिया है ना, उनको पुनर्बलित करते हैं। तो उससे क्या होगी? वो शेपिंग होगी। शेपिंग मतलब आप उस लक्ष्य की ओर शेपिंग, एक मतलब से शेप बनेगा, एक तरफ से आप जो तैयार होंगे। ठीक है, फिर आता है चेनिंग। चेनिंग क्या है? चेनिंग में क्या होता है कि अनुक्रियाओं को एक क्रम स्थापित करना। क्या करना? क्रम स्थापित करना, अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित करना। अब जैसे एक फेमस उदाहरण आता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो सर्कस का शेर होता है ना, किसका? सर्कस का शेर। सर्कस का जो शेर होता है उसको ट्रेनिंग जो होती है ना, उसको जो ट्रेनिंग है वो किस जो है नियम के द्वारा दी जाती है? तो शेपिंग और चेनिंग द्वारा जो है सर्कस के शेर को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये आता है क्रिया प्रसूति सिद्धांत में। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आता है शेपिंग और चेनिंग, और जिसके द्वारा जो सर्कस का शेर है उसको ट्रेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि विगत अधिगम का मतलब जो बीत गया वो अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, यह अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण है?
मतलब जो है आपने पहले योग सीखे यानी जोड़ना सीखा और फिर उसका जो है उपयोग आप गुणा में कर रहे हो, तो ये व्यवहार जो है अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण है। कल वाली क्लास नहीं देखी तो आप जरूर देखें। एक तो अपन ने धनात्मक पढ़ लिया था, धनात्मक जो है अंतरण पढ़ लिया था अधिगम का, धनात्मक स्थानांतरण, और एक ऋणात्मक या नकारात्मक पढ़ लिया था। ये दोनों अलग है। अब जो नाम आते हैं वो आप कहते हैं, एक तो कौन सा, एक तो द्विपार्श्विक, एक ऊर्ध्वाधर, और एक होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज स्थानांतरण। ये तीनों को समझते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है कि जो है आप जो है सेम चीज वापस करो, ठीक है, सेम चीज, जैसे जो है समान परिस्थितियां हो। जैसे आप जोड़ना सीख कर जो है ना, जोड़ना सीख कर क्या करते हो, घटाना सीखते हो, सीख कर सीखना और फिर क्या करते हो, घटाना सीखते हो। तो ये क्षैतिज अंतरण है, क्योंकि जोड़ना और घटाना जो है एक ही प्रकार की जो है संक्रियाएं हैं, ठीक है। जोड़ना और घटाना एक ही प्रकार की संक्रिया है। तो आप जोड़ना सीखकर जब घटाना सीखते हो तो ये होता है क्षैतिज अंतरण या क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है। फिर आप जो है एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर अंतरण या ऊर्ध्वाधर जो है स्थानांतरण। इसमें क्या है, आप जो है योग तो सीख रहे हो, जोड़ना सीख रहे हो, उसके बाद गुणा करना सीख रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। योग और गुणा अलग अलग चीज है, योग और घटाना एक ही चीज है, ठीक है। आप योग सीख कर अगर घटाना सीख रहे हो तो वो है क्षैतिज अंतरण, और आप योग जो है सीखकर गुणा सीख रहे हो तो ये है आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा, क्योंकि योग से गुणा सीख रहे हो। अगर योग से घटाना सीखते तो ये हो जाता क्षैतिज अंतरण। अब एक आता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण में क्या होता है, आप जो है आपकी बॉडी में दो भाग होते हैं, एक राइट पोर्शन और एक लेफ्ट पोर्शन। आप मान लो कि इसमें क्या होगा, आप दाएं हाथ से कोई जो है लिखना सीख रहे हो, दाएं हाथ से, ठीक है, दाएं हाथ से लिखकर सीखकर, लिखना सीखकर बाएं हाथ से लिखना, ठीक है, बाएं हाथ से लिखना सीख रहे हो। तो ये किसका हो गया, मतलब आप शरीर के जो है लेफ्ट भाग में से किसी एक चीज से सीखकर राइट भाग में उस चीज को अप्लाई करते हो, तो ये होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जैसे आप ये मान लो कि आप जो है किसी कोच के पास गए और आपको क्रिकेट खेलने का शौक है। आपने जो है क्या किया, आपने जो है राइट हैंड जो है बैटिंग सीखी या बॉलिंग सीखी, कि आप राइट हैंड से खेल रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, चलो आप राइट हैंड से क्या कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो। फिर आप जो है राइट हैंड से बॉलिंग करते करते जो है आप जो है लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग करने लग जाते हो, ठीक है, ये चीज सीख लेते हो। तो पहले आपने दाएं हाथ से सीखी, फिर बाएं से वही चीज जो है सीख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, शरीर का जो है राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन की बात आती है तो वहां था द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो बिना किसी झिझक के सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है। और मैं आपको बता दूं ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो देखो जन्मजात अभिप्रेरक कौन से होते हैं, जो अपने जन्म से होते हैं। तो देखो भूख ये जन्मजात है, अपने अर्जित थोड़ी किया बाद में। प्यास भूख जन्मजात है, तो प्यास भी क्या होगी, जन्मजात। निद्रा यानी नींद भी जन्मजात है, लेकिन आकांक्षा जो है जन्मजात नहीं है। आकांक्षा जन्मजात नहीं है। आकांक्षा मतलब अपनी इच्छाएं अपन अर्जित करते हैं या फिर जो है जन्म के बाद में आती है अपने में, ठीक है। ऐसा थोड़ी जन्मते ही आपकी इच्छा थी कि मैं तो ये टीचर बनूं, ये बनूं, ये तो आपकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है। टीचर बन जाओगे तो आरएस बनने की होगी, आरएस बन जाओगे तो कुछ और बनने की होगी। आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। तो ये क्या होती है, अर्जित टाइप से होती है, जन्मजात नहीं होती है। तो जन्मजात क्या है, भूख प्यास निद्रा 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार सही कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखो 36वां क्वेश्चन बोल रहा है सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई। तो अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, एक तो वर्दीमर थे और एक कोहलर थे। इन्होंने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब जो है इनमें पूछा कि जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा जो है सीखने में जो कौन सी विशेषताएं निर्धारित नहीं की गई। सबसे पहला कि अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। क्या बोला है, क्या अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। बिल्कुल, जो गेस्टल्टवाद में मनोवैज्ञानिक है वो संज्ञानात्मक प्रवृत्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, जैसे चाहे वो टोलमैन हो, चाहे वो कोहलर हो, चाहे वर्दीमर हो, ठीक है। तो अधिगम की प्रवृत्ति जो प्रकृति जो इन्होंने संज्ञानात्मक बताई, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गलत है। इनका क्या कहना है कि अधिगम प्रक्रिया वो अयांत्रिक संज्ञानात्मक है। क्या बताया उन्होंने, अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया बताया अधिगम को। क्या बताया, गेस्टल्टवाद मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया बताया, तो यहां यंत्रवत पूछा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, तो ये अपन कह चुके हैं कि
व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था ना, उसमें उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके हाथ में एक जो है लकड़ी दे दी थी और फिर एक बटन बाहर लगा दिया था, तो वो धीरे धीरे जो है समस्या उत्पन्न हुई उसको बाहर निकलने में, तो फिर वो दो लकड़ियों को जोड़कर और उस बटन को दबा देता था और बाहर निकल जाता था। तो ये सारा जो है सूझ का सिद्धांत जो है इस पर कार्य करता है। तो ये जो है इसका दो यहां पर पूछा था, विशेषता नहीं है तो दो नहीं है, बाकी सारी है, तो ऑप्शन दो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है केवल दो, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां बोल रहा है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो क्षेत्र सिद्धांत आप जल्दी से सोच लो अपना उत्तर, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्ट लेविन। इनका पूरा नाम क्या है, कर्ट लेविन। और इन्होंने जो है अधिगम को क्या बताया, तो इन्होंने जो है अधिगम को एक जो है फलन के रूप में व्यक्त किया कि बी बराबर होता है फंक्शन ऑफ पी गुणा ई। ठीक है, बी से क्या हो गया, व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर यानी व्यवहार, एफ से मतलब फंक्शन हो गया, और पी से क्या हो गया, पर्सन यानी प्राणी। ठीक है, और ई से क्या हो गया, ई से जो आपका हो गया एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो इन्होंने जो है ये बात ध्यान रखना, कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्षेत्र सिद्धांत। और इन्होंने जो है बिहेवियर यानी कि व्यवहार को जो है पर्सन और एनवायरमेंट का फलन व्यक्त किया है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो मुख्य रूप से जो है ना क्या हुआ, देखो पावलाव ने 3 चीजें बात बताई। एक तो यूएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको कहते हैं आप स्वाभाविक उद्दीपक। क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। दूसरा इन्होंने बताया, वो बताया सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस, और ये होता है आपका क्या कह सकते हो आप, स्वाभाविक के आगे संबद्ध कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, संबद्ध उद्दीपक यानी किसी चीज से संबद्ध है, वो कंडीशनल है। ठीक है, एक इन्होंने क्या बताया, यूआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसको कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या कह सकते हो, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुक्रिया। और एक होता है आपका सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि क्या कह सकते हो आप, संबद्ध अनुक्रिया, संबद्ध अनुक्रिया। ये 4 चीजें बताई। ठीक है, सबसे पहले होता है अनकंडीशनल जो होता है स्वाभाविक उद्दीपक। तो यूएस जो इन्होंने किसको बताया, भोजन को। भोजन क्या होता है, एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। भोजन को देख के आपके क्या आएगी, लार आएगी। भोजन को देख के क्या आएगी, लार आएगी। एकदम सही बात है। तो भोजन को देखकर पहले क्या करते हैं, मान लो कि वो कुत्ते को बुलाता है और घंटी बजाता है। घंटी को इन्होंने जो नाम दिया वो सीएस दिया। क्या दिया, सीएस। सीएस किसको नाम दिया, घंटी को। घंटी क्या होती है, आपके संबद्ध उद्दीपक है। क्या घंटी को देख लार आ सकती है, घंटी बजाने से लार नहीं आती। लेकिन जो है पावलाव ने क्या किया, पहले घंटी बजाता था और 1 मिनट बाद में जो है भोजन रख देता था कुत्ते को। ठीक है, तो पहले घंटी बजाता था, फिर क्या यूएस यानी भोजन रख देता था उसको, क्या उसके फिर मुंह में लार आ जाती थी भोजन को देखकर कुत्ते के। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, भोजन को तो हटा लिया और डायरेक्ट जो है मतलब उसको आदत पड़ गई कि घंटी बजेगी उसके 1 मिनट बाद अपने को भोजन मिलेगा, तो उसको भोजन को देख कर लार आ जाती थी। फिर वो धीरे धीरे उसने क्या किया, सीएस रखी और यूएस को हटा दिया, मतलब भोजन को हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई। और घंटी बजाई तो उसने देखा कुत्ते को फिर भी लार आ रही है। सिर्फ घंटी से जब लार आती है ना, तब ये कौन सा कहलाता है आपका, कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है, कंडीशनल। और भोजन को देखकर जब लार आती है तो ये आपका कहलाता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो घंटी बजने पर लार आना क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स। और कंडीशनल रिस्पॉन्स जो है आपको पता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स को जो क्या कहते हैं, स्वाभाविक कंडीशनल को क्या कहते हैं, संबद्ध अनुक्रिया। ठीक है, जो है कंडीशनल को क्या कहते हैं, संबद्ध अनुक्रिया। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये होता है ना भोजन को देखकर लार आना, तब वो क्या हो जाता है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घंटी बजने पर लार आ रही है तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, मतलब संबद्ध अनुक्रिया। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक को आंशिक रूप से सामाजिक कहा जा सकता है। तो अपन ऊपर बात कर चुके कि भूख, प्यास और नींद, ये तीनों के तीनों क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, जन्मजात है। क्या है, जन्मजात है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये क्या है, स्वाभाविक है। क्या है, स्वाभाविक है। लेकिन जो काम है वो क्या है आपका, आंशिक रूप से इसको सामाजिक और आंशिक रूप से इसको जन्मजात भी कह सकते हैं। आंशिक रूप से इसको जन्मजात या आंशिक रूप से सामाजिक, दोनों का मिक्स होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
40 क्या बोल रहा है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक, तो सशक्त अभिप्रेरणा से बालक क्या होगा, शीघ्र सीखेगा। क्या होगा, शीघ्र सीखता है। क्या करेगा, सशक्त अभिप्रेरणा से बालक शीघ्र सीखता है। स्वस्थ रहता है, तो अभिप्रेरणा से स्वस्थ रहने से कुछ नहीं है। प्रसन्न रहने से भी कोई लेना देना नहीं है। ध्यानकर्ता से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सशक्त जो अभिप्रेरणा है उससे बालक शीघ्र सीखता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब प्रेरक के अंतर्गत क्या सम्मिलित होते हैं। प्रेरक के अंतर्गत, प्रेरक क्या होते हैं, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए बल प्रदान करें, प्रेरित करें। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रेरक में क्या पूछा है कि कौन सा सम्मिलित है, पूछा है। ठीक है, कि प्रेरक के अंदर कौन सा सम्मिलित है। तो प्रोत्साहन, अगर आप किसी को प्रोत्साहित करोगे कि आप ऐसा करो वो करो, या आप प्रोत्साहन राशि दोगे, होता है ना, कोई प्राइज वगैरह दो, तो बच्चा क्या करता है, या कोई भी आदमी होता है वो ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। आवश्यकताएं, कभी कभी आवश्यकताएं भी आपको जो है सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। फिर प्रबल प्रेरणा, तो प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, तो मोटिवेशन भी किसी चीज को जो है क्या पाने के लिए जो है आपको आगे बढ़ाता है, पुनर्बलित करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखो वही है, कॉमन सेंस से आप नेगेटिव पॉजिटिव से कर सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। सबसे पहले प्रेरणा का अभाव, अगर प्रेरणा का अभाव होगा तो अधिगम नहीं होगा, तो ये तो अवरोधक है। ठीक है, फिर जीवन से न जोड़ना, अगर आप जो है प्रभावी अधिगम को जीवन से नहीं जोड़ोगे तो अवरोधक होगा, तो ये भी जो है अवरोधक है। फिर अधिगम परिस्थिति, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। अधिगम परिस्थिति प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, ध्यान रखना। अधिगम परिस्थिति क्या है, अधिगम परिस्थिति का मतलब अधिगम के लिए देखो यहाँ पर पॉजिटिव परिस्थिति से मतलब है। अब कैसे पता चला पॉजिटिव है, तो ये लिखने का मतलब है अधिगम परिस्थिति मतलब अधिगम करने की परिस्थिति, वो चीज जो है अधिगम को जो है प्रभावी में अवरोधक नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। तो अधिगम की आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है। सबसे पहले संलग्नता, संलग्नता जो है जरूरी है। संलग्नता का मतलब होता है उस चीज से जुड़ना, समीप आना। ठीक है, किसी चीज से संलग्न होने का मतलब है उस चीज के जो है पास आना। तो अधिगम के लिए आपको संलग्नता देखो नाम ही नहीं आ रहा, बोलते बोलते जो है थक गया। संलग्न, ठीक है, संलग्न मतलब ध्यान रखना, संलग्न मतलब उस चीज के आप क्या होगा, समीप आओगे। फिर है प्रतिपादन, प्रतिपादन को एक बार थोड़ा सा रखते हैं अपन। अभ्यास, अधिगम के लिए अभ्यास जरूरी है, तो बिल्कुल सही है। फिर पुनर्बलन, पुनर्बलन भी जो है जरूरी है, तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है, प्रतिपादन। ठीक है, संलग्न होना पड़ेगा मतलब जुड़ना पड़ेगा उससे, अभ्यास यानी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और पुनर्बलन यानी कि आपको पुनर्बलित होना पड़ेगा, खुद को हार नहीं मानने देना। लेकिन प्रतिपादन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो आधारभूत शर्त कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने, तो 8 प्रकार बताएं। ये बात अपन कल वाली क्लास में कर चुके हैं सोपानकी सिद्धांत में। और सबसे जो है नीचे होता है संकेत अधिगम, और लास्ट में होता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इसके बारे में हम जो है कल चर्चा कर चुके हैं। कल वाली क्लास जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखो शास्त्रीय अनुबंधन को कौन कौन प्रभावित करता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन वही है पावलोव वाला, अभी ऊपर बात करके आए अपन, CRUR वाला। ठीक है, अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, तो बिल्कुल मतलब आप जो है घंटी बजा के कितनी देर बाद में खाना दे रहे हो वो भी निर्भर करता है। उनके बीच का अंतराल जो है वो जो है आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा अधिगम को, तो ये सही है। फिर अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, तो ये भी जो है प्रभावित करेगा। मतलब जो भी अनुबंधित उद्दीपक है उनका किस प्रकार के वो उद्दीपक है और उनकी तीव्रता क्या है, तो वो जो है तीव्रता और प्रकार दोनों के दोनों जो है आपको जो है अधिगम को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो दोनों के दोनों प्रभावित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे पहले ये एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर ये अप्रकट प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ये प्रकट होती है आपके व्यवहार में जो है प्रकट होती है, दिखती है कि आप अधिगम कर चुके, कोई चीज सीख चुके। फिर ये अनायास है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, तो ये अपन कल से बात कर रहे हैं कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम, तो ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
47वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना आप। 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर है। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन रहा है कि प्रयोगशाला प्रयोगों पर कौन सा जो सिद्धांत है, तो बीएफ स्किनर का। और बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा, जो है आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो बीएफ स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित है, जबकि जो क्लार्क हल है उनका सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इनका सिद्धांत गणितीय गणनाओं पर आधारित है। तो ध्यान रखना, गणितीय गणनाओं पर आधारित सिद्धांत, तो कौन सा, क्लार्क हल का सिद्धांत। और उन्होंने सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं ड्राइव सिद्धांत, या इसका नया नाम है व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। कौन सा, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, दोनों नाम ध्यान रखना, ड्राइव या व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत किसका, क्लार्क हल का, और ये गणितीय गणनाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी जब तक स्वयं की ऐसी मनोदशा न रखे कि उसे आगामी परीक्षा में सफल होना है, तो वह सफल नहीं हो सकता। मतलब एक विद्यार्थी जो होता है वो जब तक स्वयं की ऐसी मनोदशा न रखे कि उसे आगामी परीक्षा में सफल होना है, तो वह सफल नहीं हो सकता। उपयुक्त दृष्टांत थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत के किस गौण नियम को संदर्भित करता है। तो आपको पता है थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक तो मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे और गौण नियम में 5 थे, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, कल वाली क्लास जरूर देखें। तो देखो मनोदशा ही नहीं है उसकी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोवर्ती का नियम। मतलब कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जब उसकी मनोवर्ती सीखने के लिए, उसका माइंड जो है सीखने के लिए तत्पर हो, तो मनोवर्ती का नियम होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। मतलब जो अधिगम होता है उसमें अभिप्रेरणा कौन सा कार्य नहीं है। सबसे पहला, जीव को कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। तो आपको पता ही है कि कर्महीन तरीका से, तो कर्महीन तरीके का तो साइकोलॉजी में कोई भी स्थान नहीं है, तो नेगेटिव सेंस से पता चला ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि कौन सा कार्य नहीं है, कार्य वो नहीं होगा जो नेगेटिव होगा। तो जीवन को कर्महीन नहीं है, कर्मबद्ध तरीके से गतिमान करना होता है, कर्महीन नहीं। तो पहला ही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, तो यह अभिप्रेरणा का कार्य है। जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, बिल्कुल। जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ जो है निर्देशित करना, बिल्कुल। 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि नहीं पूछा है अपने को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सृजनात्मकता है उसमें जो है आपका अपसारी चिंतन होता है। कौन सा, अपसारी मतलब बिखरा हुआ चिंतन। और अभिसारी चिंतन किसमें होता है, ये बुद्धि में होता है, ध्यान रखना। अभिसारी चिंतन किसमें होता है, बुद्धि में, और अपसारी चिंतन होता है आपका सृजनात्मकता में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। तो देखो, एल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जिनमें इन्होंने जो है इसको प्रेक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षण सिद्धांत। जो इसमें कोई भी जो बालक है वो एक मॉडल, यानी मॉडल मतलब प्रतिमान, मॉडल मतलब प्रतिमान की थ्योरी दी थी ने। मतलब वो जो भी देखता है उसको अपना मॉडल बना लेता है। मॉडल होता है ना रोल मॉडल, कि मैं जैसे कोई क्रिकेटर होता है कि यार आप किसको जो है मतलब अपना रोल मॉडल मानते हो, तो वो बोलता है मैं विराट कोहली को, मैं रोहित शर्मा को, मैं MS धोनी को, मतलब उनके जैसा बनना चाहता हूं। तो मॉडल सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का मतलब जो समाज में जो भी वो देखता है उसको एक मॉडल मान लेता है, प्रतिमान मान लेता है, और उसके हिसाब से कार्य करता है। तो ये जो है देखो, सबसे पहले देखो कौन सा सही पूछा है कि विद्यालय में खेल को प्राथमिकता देते हुए उसे अनिवार्य कर देना चाहिए। तो इसमें कोई सेंस नहीं है। ये देखो, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, जिसको कहते हैं मॉडलिंग, एक मुख्य तरीका है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम में बांडुरा कहता है कि बच्चा जो क्या करता है, किसी जो आदमी या चीज को मॉडल मान लेता है, प्रतिरूप या प्रतिमान मान लेता है, और उसके रूप से ही कार्य करता है। तो बाकी 2 तो वैसे भी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्र अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अभी ऊपर बात करके आए सूझ का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो ये होता है गेस्टल्टवाद का। और अभी बात कर चुके अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, कोहलर, ठीक है, किसने, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। तो ये गेस्टल्टवाद जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दिया था। ठीक है, गेस्टल्ट जो शब्द है ना, गेस्टल्टवाद, ये जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है, जर्मन। और इसका जो होता है मतलब पूर्णकार, गेस्टल्ट का मतलब होता है पूर्णकार या समग्र। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण कार्य समग्र, और एक जर्मन शब्द है गेस्टल्टवाद। गेस्टल्टवाद का जनक है वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है।
मतलब सीखने के लिए निम्न में से कौन सा जो है अधिकतम है, नाम देखो अधिकतम अभिप्रेरित कौन सा करता है। सबसे पहला बहुत सरल व कठिन लक्ष्यों का चयन करना, तो ये तो नहीं है। फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, मतलब आप जो है सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, आप जो है रीट क्लियर करना चाहते हो, तो ये लक्ष्य जो आप प्राप्त करके खुद को एक जो संतुष्टि होती है ना, वो सीखने में जो अधिकतम रूप से क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। बाह्य कार्य कितना नहीं करते, ठीक है। और असफलता से बचने के लिए कभी अभिप्रेरित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 और 4 भी गलत है, तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि गेरेट के अनुसार जो है अभिप्रेरक का प्रकार कौन सा नहीं है। तो गेरेट ने 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहला जैविक, दूसरा इन्होंने बताया था मनोवैज्ञानिक, और तीसरा इन्होंने क्या बताया था, सामाजिक। अब देख लो कौन सा नहीं है, जो बच गया वही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो जन्मजात नहीं है। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक है। जन्मजात मतलब होता है आपका स्वाभाविक, कौन सा होता है, स्वाभाविक, ठीक है। और एक होता है अर्जित, कौन सा, अर्जित, ठीक है। तो जन्मजात और अर्जित का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित बताया था, और गेरेट ने जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बताए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 55, नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। और इसके बारे में वैसे तो अपन कल की क्लास में बात कर चुके हैं, फिर भी करते हैं। सबसे पहले, भले ही चाहे नकारात्मक पुनर्बलन हो, लेकिन इससे अनुक्रिया प्रबलित होती है, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो वो आगे ही बढ़ेगा, भले ही नकारात्मक पुनर्बलन हो, ठीक है। फिर ये किसी अवांछित अथवा अप्रिय चीज को कम कर या दूर कर कार्य करता है, तो गलत है। ये अवांछित या अप्रिय चीज को और पास लाकर और ज्यादा करके जो है कार्य करता है, तो ये गलत हो गया। फिर जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था कि कार में पीप की आवाज आती है, बंद करने के लिए सीट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। मतलब आप आजकल गाड़ियों में देख रहे होंगे कि आप जैसे बैठ के गाड़ी चलाते हो तो पीप पीप की आवाज आती है, जो है सीटी की सी, कब तक आती है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं बांधते। तो जैसे सीट बेल्ट बांध लोगे वो आवाज बंद हो जाएगी, तो ये एक नकारात्मक पुनर्बलन है। मतलब आपके जो है आपको डिस्टर्ब करना पीप पीप करके, ताकि आप जो है कुछ अच्छा कार्य कर सको, ठीक है। फिर है कि इससे अनुक्रिया क्षीण हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं, अनुक्रिया बढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये किसी उद्दीपन की वांछनीयता और स्वानेपन में वृद्धि करता है, तो ये भी गलत है। स्वानेपन में वृद्धि तो सिर्फ सकारात्मक पुनर्बलन करता है, ठीक है, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन करता है। तो ए और सी इसका सही उत्तर होगा, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें, और जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। आने वाली क्लास जल्द ही आपको मिलेगी। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।